इस कहानी में नजर आने वाली ये 22 साल की शिल्पा पांडे जो दिखने में एक नॉर्मल लड़की थी, ड्रीम भी वैसे ही थे जैसे बाकी लड़कियों के। लेकिन उसकी जिंदगी का रास्ता अचानक ऐसे मुड़ा जिसे सुनकर लोग अब भी हैरान हैं। शिल्पा का घर गुजरात में सूरत में था, उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे, लेकिन नवंबर 2024 में उसने घर छोड़ा और दिल्ली गाजियाबाद आ गई। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये कदम उसकी लाइफ की आखिरी मंजिल साबित होगा। 26 जनवरी 2025 सुबह देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इसी सुबह दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस, मीडिया और आम लोगों को हिलाकर रख दिया। यानी भोर का वक्त होने जा रहा था, आसमान नीला होने वाला था और तभी अचानक से गाजीपुर के पेपर मार्केट के पास कचरे के ढेर से उठता हुआ धुआं लोगों को दिखाई देने लगा। लोग पहले सोचने लगे कि शायद किसी ने हर रोज की तरह कचरा जमा किया और उसे जला दिया, लेकिन तभी नज़र उस अजीब से सूटकेस पर गई। तब सबके कदम अचानक वहां पर रुक गए। सूटकेस, धुएं के बीच चारों तरफ राख और अजीब सा स्मेल। और अब भीड़ धीरे धीरे वहां पे बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और बातें ये करने लगे कि आखिरकार ये सूटकेस कहाँ से आया, कब आया, कि कौन लेकर यहाँ पे आया और किसने फेंका, और सबसे बड़ी बात, इसे फायर क्यों कर दिया गया। हर सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था, लेकिन डर का माहौल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था कि तभी किसी ने घबरा कर गाजीपुर थाना पीसीआर को कॉल किया। कॉल में साफ कहा गया कि पेपर मार्केट शिवाजी रोड पर अंबेडकर चौक के बीच जलते हुए कचरे के ढेर में एक अजीब सा सूटकेस है और इसमें कुछ अजीब सा दिखाई भी दे रहा है। करीब 4:20 के आसपास गाजीपुर थाने की पुलिस सबसे पहले वहां पहुंची और कुछ ही देर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे। हाथों में ग्लव्स, कैमरे और एविडेंस किट लिए वो सूटकेस की तरफ बढ़े और आसपास बैरिकेड लगा दिए गए और हर तरफ लोगों की सांसें थमती हुई नजर आ रही थी। बस सब लोग यही देखना चाहते थे कि आखिरकार उस सूटकेस में क्या छिपा हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने पास जाकर पहले नज़र उस पर डाली तो वहाँ खड़े हर एक शख्स कांप उठे, क्योंकि अब तक उसमें जो भी कुछ था वो पूरी तरह से राख बन चुका था। या फिर आप समझने के लिए ये सुन सकते हैं कि हाँ, वो उसके अंदर जो भी कुछ था सिर्फ अब एक ढांचा बचा हुआ था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई सुराग नहीं था, कुछ वहाँ पे क्लू नहीं था। और वो कोई और नहीं बल्कि शिल्पा पांडे थी। हालांकि उस समय कोई क्लू नहीं मिला था, लेकिन आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में ये नाम सामने आया था और यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिरकार इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की के साथ इतनी बेरहमी क्यों, किस बात की इतनी गहरी दुश्मनी थी और आखिरकार इसके पीछे कौन था जल्लाद। सो नाउ लेट्स डिकोड द क्राइम दैट शॉक दिल्ली, द शिल्पा पांडे मर्डर केस। अब जैसा कि वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी और क्राइम सीन को लॉक कर दिया गया था, फिर एक्सपर्ट ने उस सूटकेस को ध्यान से चेक करना शुरू किया, क्योंकि अंदर शिल्पा थी बेजान, लेकिन इस हालात में कि उसकी पहचान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। पुलिस के लिए ये जानना सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पे हार नहीं मानी थी। उन्होंने डैमेज कपड़े, टुकड़े, गहने, बाकी के निशान और बालों के सैंपल्स उठा लिए और तभी उनकी नज़र पड़ी ठीक क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज पे, यानी कि कैमराज पे। तो उन जब कैमरों को अच्छे से जांचना शुरू किया, यानी कि रात की हर वो फुटेज निकाली गई, तकरीबन 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे की टाइमलाइन सामने आई और तभी सबकी आंखें वहीं पे रुक गई, क्योंकि उसी फुटेज में एक हुंडई वरना उस वीरान जगह पे क्लियर दिखी। यानी पहले वो गाड़ी वहाँ पे आई, कुछ देर खड़ी रही और उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आया हाथ में सूटकेस लिए और उसने वहाँ पे कचरे के ढेर में उस सूटकेस को फेंक दिया और फिर वहाँ से अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो वापस से आया और उस कार से वो आदमी उतरा, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ अजीब सा एक, ये कह सकते हैं, बोतल था और वो बोतल पेट्रोल से भरी थी, जिसका उसने छिड़काव कर वहाँ कचरे में माचिस की तीली जलाई और फिर वहाँ से फरार हो गया। इस फुटेज की मदद से ही पुलिस ने कुछ टेक्निकल काम करने शुरू कर दिए। उस नंबर प्लेट का पता लगाना शुरू किया जो थोड़ा ब्लरी था और उसके अलावा क्राइम सीन के पास से उस मिट्टी से टायर के निशान, सब बाकी प्रिंट आउट उठाए गए और आगे आसपास के बस्तियों वालों से पूछताछ शुरू हुई और उन्हीं में से किसी ने बताया कि रात के अंधेरे में कईयों ने बार बार एक ही गाड़ी को रोड पर घूमते हुए देखा था। इन सब क्लूज को मिलाकर टेक्निकल टीम ने कार की ट्रेस पे काम करना तेजी से शुरू कर दिया। आरटीओ और ANPR रिकॉर्ड से क्रॉस चेक हुआ और गाड़ी की नंबर के आधार पे एक
वरना कार सामने आई, यानी कि उस कार का रिकॉर्ड सामने आ गया। और फिर रिकॉर्ड में जो नाम आया, उसकी प्रोफाइल भी, उसकी बैकग्राउंड भी अच्छे से चेक की गई। अब ये सब इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद पुलिस तो अब इस मौज में थी। पुलिस को लगा कि अब क्रिमिनल के वो काफ़ी करीब आ चुकी है, क्योंकि कार का नंबर जिस आदमी के नाम था जो ट्रेस हुआ था, वो लोनी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। लेकिन जब टीम उस आदमी तक पहुंची और उससे पूछताछ शुरू हुई तो वहाँ मामला कुछ और ही नजर आया। वो आदमी पुलिस के सवालों का थोड़ा जवाब घबरा के जरूर दे रहा था, लेकिन उसने साफ कहा, ये गाड़ी तो मैंने कई महीने पहले ही बेच दी थी। और यहाँ पे उसने प्रूफ के तौर पे वो डेट, ट्रांजैक्शंस, डिटेल और कागजात दिखाए। और पुलिस को पहली बार यहाँ पे एक नया नाम मिला जिसने इस केस को एक नई दिशा दी, यानी अमित तिवारी। यहाँ पर पुराने मालिक ने बायर का नाम, फोन कांटेक्ट और खरीद के वक्त दिया गया एड्रेस पुलिस को उसने दिया। उसके बाद पुलिस ने एक साथ दो रास्ते पे काम करना शुरू कर दिया ताकि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। पहला ये कि सेलर द्वारा दिए गए नंबर को व्हाट्सएप या फिर कॉल करके वेरीफाई किया जाए कि हाँ अभी भी ये नंबर अमित से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। दूसरा, आरटीओ वाले रिकॉर्ड में दर्ज बायर रिकॉर्ड को ग्राउंड वेरीफाई करने के लिए लोकल टीम भेजी गई। फ़ोन नंबर पर कॉल करने पर नंबर एक्टिव मिला और सीडीआर के लिए टेलीकॉम से रिक्वेस्ट भी की गई। और जब सीडीआर सामने आई तो जहां सीडीआर ने दिखाया कि वही नंबर अक्सर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद इलाके के सेल टावर से जुड़ता था। इतना सब होने के बाद पुलिस ने उस ट्रेस एड्रेस पे राइड विजिट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन पहले उन्होंने सर्वेलेंसिंग लगाया और अमित के फ़ोन की एक्टिविटी को पूरी तरह से नज़र रखनी शुरू कर दी। फ़ोन के लास्ट सीन, टावर मूवमेंट और कुछ इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स, इन सब ने फाइनल लोकेशन नैरो कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ लोकल वेरिफिकेशन में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो लैंडलॉर्ड और उनके पड़ोसी ने बताया, पूछताछ जब हुई, कि उन्होंने बताया कि हाँ अमित यहीं पे रहता है और उसने कुछ टाइम पहले ही एक कार भी ली है और अक्सर कैब चलाता है। इसके बाद पुलिस ने 27 जनवरी 2025 की सुबह फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर अमित तिवारी मौजूद था। उसके पास से हुंडई वर्ना की वो चाबी बरामद हुई, कुछ डॉक्यूमेंट और उसका फ़ोन भी मिल गया और फिर उसे तुरंत वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। और तब एक ऐसा सच, एक ऐसी कहानी सामने आई जो अपने आप में काफ़ी विचित्र है। तो अब अमित को गिरफ्तार हो जाने के बाद उससे लगातार पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने एक एक करके सवाल पूछे, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ। पहले तो अमित गोल गोल पुलिस वालों को जवाब देता रहा। पुलिस वालों को काफ़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब सामने काफ़ी सबूत रखे गए, कार की चाबी, वो सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन रिकॉर्ड्स, तो उसका चेहरा अब धीरे धीरे उतरने लगा। इसी इंट्रोगेशन के दौरान फिर उसने एक नाम लिया, यानी अमित ने पहली बार एक और नाम लिया और वो नाम था अनुज। अमित ने बताया कि वो इस पूरी वारदात में अकेला नहीं था, नहीं, उसके इस प्लानिंग में उसका एक दोस्त भी शामिल था, उसने भी साथ दिया था। हाँ, पुलिस के सामने एक अलग ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि भाई ये अनुज कौन है। तो पता चला कि अनुज शर्मा उम्र में भी अमित का हम उम्र है, करीब 22 साल का, जो कि वेल्डिंग का काम करता है और साथ में कभी कभी वो कैब ड्राइविंग भी कर लेता है और वो वहीं रहता है, यानी खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद के आसपास। जो पिछले कई सालों से अमित के साथ उसका उठना बैठना था, इसलिए अच्छी खासी दोस्ती उनसे हो गई थी। पूछताछ में उससे पूछा गया कि शिल्पा कौन थी और तुम्हारा उससे क्या रिलेशन था। तब उसने बताया, हाँ वो मेरी कज़न सिस्टर थी। ये बात सुनकर पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक भाई ने अपनी ही बहन को, पर क्यों। तो तब उसने बताया कि हाँ मैं उससे प्यार करता था, लेकिन शिल्पा पांडे एक साधारण सी लड़की 22 साल की, दिखने में काफ़ी खूबसूरत, जिसकी फैमिली गुजरात के सूरत शहर में रहती थी। पिता वहां जॉब करते थे और घर वाले चाहते थे कि शिल्पा नॉर्मल ज़िंदगी जिए, लेकिन शिल्पा का दिल अब कहीं और ही अटका हुआ था। इसी बीच उसकी लाइफ में अहमियत रखने लगा उसका चचेरा भाई अमित तिवारी। दोनों की पहचान तो पहले से थी क्योंकि वो रिश्तेदार थे।
लेकिन बात तब और गहरी हो गई जब नवंबर 2024 में शिल्पा अचानक अपना घर छोड़ अमित के पास चले गई, यानी जो वहाँ पे वो किराए पे रहता था तो उसके पास चली गई, वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। शिल्पा ने साफ कहा कि अब मुझे अपनी मन की जिंदगी जीनी है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और यहीं से उन दोनों का रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया। सिर्फ रिश्तेदारी की पहचान अब नहीं रही, बल्कि उनके बीच एक पर्सनल स्पेस आ चुका था। वो साथ रहने लगे, उसी किराए के मकान में, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे। लेकिन बाहर की दुनिया को कुछ खास नहीं पता था। पर हाँ, ये भी सच था कि अमित उसके साथ दोनों यानी कि अब लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे थे, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों भाई बहन का रिश्ता भूलकर मर्यादाओं को साइड में रख के वो दोनों अतरंगी संबंध बनाने शुरू कर चुके थे। शुरुआत में ये रिश्ता दोनों के लिए नया और एक्साइटिंग था, वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर क्रैक्स आने लगे, उनके रिश्ते में ब्रेक्स आने लगे। मतलब इतने झगड़े, इतने फाइट्स होने लगे कि रिश्ता बिल्कुल ही टूटने की कगार पे था। क्यों? क्योंकि शिल्पा चाहती थी कि अमित अब इस रिश्ते को एक नाम दे, शादी। वो उस बारे में उसे कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि हाँ शादी उससे वो कर ले, लेकिन अमित जो है मानने को तैयार नहीं था। और वो इस बात को अच्छे से जानता था, या फिर ये कहे पहले भी जानता था। बस उसे अब ध्यान में आ गया कि अगर सच बाहर आया तो समाज में, फैमिली में और कानून भी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और शर्मिंदगी होगी सो अलग। इसीलिए वो शिल्पा से बचने के लिए उसकी बातें टालने लगा। लेकिन अब कब तक वो उसकी बातें टालता? शिल्पा पीछे हटने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी टाइम से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। इसीलिए वो चाहती थी कि इस रिश्ते को नाम दे, पर सामने से वो लड़का नहीं चाहता था। और इसलिए अब शिल्पा काफ़ी हाइपर हो गई, गुस्से में उसे धमकियां देती कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सबको सच बता देगी और पुलिस में जाके केस फाइल करवाएगी, दुनिया भर की धमकियां। और इन बातों को लेकर के टेंशन इतनी बढ़ी कि उनका रिश्ता अब ख़राब हो चुका था। दिन रात बहस, झगड़े, और फिर आई वो काली रात, 25 जनवरी 2025 की वो रात। उस रात भी दोनों के बीच शादी को लेकर काफ़ी झगड़ा शुरू हुआ। अमित यहाँ पे काफ़ी ड्रिंकर था और बातों ही बातों में उसने गुस्से में आ करके उसने शिल्पा का गला, पल भर में सब ख़त्म हो गया। अब अमित के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस बेजान शिल्पा का क्या किया जाए। तो उसने घबराकर अपने भरोसेमंद दोस्त अनुज को फ़ोन किया। अनुज वहाँ पे आया, दोनों ने सोचा कि अब क्या करना है। प्लान बनाया मिल करके और देखा सूटकेस, और सूटकेस में डाला उसे और अपनी कार की डिक्की में डाल करके वो निकल पड़े। प्लान ये था कि सूटकेस को वो दूर यूपी ले जा करके किसी नदी में फेंक देंगे। लेकिन अब 26 जनवरी का दिन था और इस वजह से बॉर्डर पर चेकिंग काफ़ी चल रही थी। दोनों डर गए कि कहीं वे पकड़े जाएं तो, इसीलिए उन्होंने पास ही के गाजीपुर पेपर मार्केट में वीरान सा इलाका चुना और रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच वो वहाँ पहुँचे। लेकिन उससे पहले उन्होंने पेट्रोल भी ख़रीदा था और उसी पेट्रोल का उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया, कचरे वगैरह पे फेंका, सूटकेस पे फेंका और वहाँ पे तीली लगाई और वहाँ से चले गए। वैसे इस केस से ये तो साबित होता है कि लस्ट और फालतू के डिज़ायर इंसान को अंधा बना देती है, जो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़र आता है। जब तक लस्ट था, डिज़ायर था, तब तक इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। लेकिन जब लड़के का डिज़ायर पूरा हुआ तो उसे रिश्ते नाते और उस रिश्ते का भी ख्याल आया जिस रिश्ते को उसने तोड़ के एक नया रिश्ता बना लिया था। सो प्लीज़ कीप कंट्रोल ऑन योर डिज़ायर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अगर कोई इंसान चाहे वो हमारी बहन हो, भाई हो, इस गलती से इस ट्रैक पे आ गए हों तो अभी भी वो समय रहते संभल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और क्या कहूँ मैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।